प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के 10वें चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर की शुरुआत हम एक टॉपिक गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर से करेंगे। यहाँ पर हम समझेंगे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, इससे पहले हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं। समतल दर्पण का जैसे परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ जो है बिल्कुल समतल होता है, इसलिए इसको समतल दर्पण कहते हैं। पीछे के भाग पे जो है पेंट किया हुआ होता है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है कि गोलीय दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो गोलीय होता है, थोड़ा सा क्राउड होता है। तो ये या तो ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है या फिर अंदर की तरफ दबा हुआ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, यानी इस तरह से मुड़े हुए हो, ऐसा दर्पण क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो मुख्य रूप से गोलीय दर्पण जो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में कनकेव मिरर कहते हैं, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, जिसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अवतल दर्पण या कनकेव मिरर क्या होता है। जैसे मेरे हाथ में कनकेव मिरर ही है, इसका देखिए ध्यान से कि जो परावर्तक पृष्ठ जो है वो अंदर की तरफ दबा हुआ है। तो ऐसा दर्पण क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए, अवतल दर्पण को ये तो मैंने आपको वैसे दिखा दिया है, और अगर इसको कॉपी अपने नोट्स में दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे? इस तरह से एक गोल दर्पण बनाएंगे और इसके पीछे के भाग को हम पेंट कर देंगे। जैसे पीछे का भाग जो पेंट होता है उसको हम इस तरह से दिखाते हैं, और जो आगे का हिस्सा जो है, अंदर से दबा हुआ हिस्सा जो है, ये परावर्तक पृष्ठ है। और दूसरा जो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या है कि जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है बाहर की ओर उभरा हुआ हो, वो उत्तल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण या वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो, वह उत्तल दर्पण कहलाता है। इसको जो है हम इस तरह से ड्रा करते हैं। इसका जो उभरा हुआ भाग है वो परावर्तक पृष्ठ होता है, और इसका अंदर दबा हुआ पार्ट जो है वो परावर्तक पृष्ठ होता है। अब आइए गोलीय दर्पण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं मैं आपको बताता हूँ। ये परिभाषाएं जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आगे के कंसेप्ट्स को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है कि दर्पण का ध्रुव या पोल किसे कहते हैं। अब दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ जो होता है, इस परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है, ये दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें उसमें भी सेम केस है कि परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है ये दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो इसको हम लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको समझने के लिए देखिए कि हम ये मान के चलते हैं कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है किसी न किसी गोले का हिस्सा है। तो इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए देखिए कि ये हमारे पास एक कोई गोला है। इस गोले का एक हिस्सा इस तरह से हम कट करके जो है इसका एक पार्ट अलग कर लेते हैं। जैसे ये मैंने पहले से थोड़ा काट के रखा हुआ है। ओके,
ठीक है, तो ये बाकी गोला एक बार मैं साइड में रख देता हूँ। अब ये जो एक हिस्सा है, इसका अगर हम अंदर का भाग परावर्तक बना देते हैं, जो अंदर दबा हुआ भाग परावर्तक बना देते हैं, तो ये अवतल दर्पण बन जाता है। और बाहर का भाग अगर हम परावर्तक बना देते हैं तो ये उत्तल दर्पण बन जाता है। तो वक्रता के अंदर क्या होता है कि दर्पण जो है जिस गोले का भाग होता है, दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले का जो केंद्र है वो क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। तो इसका केंद्र कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो आप समझ गए होंगे कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का हिस्सा होता है या जिस गोले का भाग होता है, उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। यदि हम इसे चित्र के माध्यम से समझें तो देखिए कि ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण देखिए, मान लीजिए कि इस गोले का इसका परावर्तक पृष्ठ इस गोले का हिस्सा है। तो इस गोले का जो केंद्र है ये वक्रता केंद्र कहलाता है, और वक्रता केंद्र को हम C से डिनोट करते हैं। और इस परावर्तक पृष्ठ का केंद्र जो है ये ध्रुव यानी पोल कहलाता है, इसको हम P से डिनोट करते हैं। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो इस तरह से उत्तल दर्पण होता है, और उत्तल दर्पण के लिए जो गोला है वह इधर बनेगा। तो इसका वक्रता केंद्र भी दर्पण के पीछे ही होता है, यहाँ पर इसका पोल होता है। उसके बाद अगली परिभाषा आती है वक्रता मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए कि ध्रुव को केंद्र से मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, या हम ये कहें कि ध्रुव और केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा जो है वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्रुव और केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये मुख्य अक्ष की परिभाषा में इस तरह से लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण की ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब इसके बाद आता है कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का हिस्सा होता है, जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इधर हम देखें तो देखिए ये परावर्तक पृष्ठ इस गोले का हिस्सा है, इस गोले की त्रिज्या जो है वो क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और अब लास्ट आता है कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। तो देखिए कि यदि हम इस दर्पण को इस तरह से रखते हैं तो जो इस तरह से गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा है, इस गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा का जो प्रभावी व्यास है, इसका जो व्यास है वो क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। अगर इसको हम सीधा पेपर में ड्रा करें तो जैसे ये एक हमारे पास अवतल दर्पण है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये क्या कहलाती है? दर्पण का
द्वारक कहलाती है। जैसे मैं इसको ए बी से डिनोट कर सकता हूँ, तो ए बी क्या हो गया, इस दर्पण का द्वारक हो गया। इसी तरह से जैसे इसको मैं पी और इसको क्यू कहूँ, तो ये जो पी क्यू जो दूरी है ये इस दर्पण का द्वारक है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा का प्रभावी व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। अगली परिभाषा है मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस। मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इसे मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि ये दोनों दर्पणों के लिए आपको अलग अलग समझना जरूरी है। पहले मैं आपको अवतल दर्पण के द्वारा समझाता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये इसका वक्रता केंद्र है। ध्रुव और वक्रता केंद्र से ये गुजरने वाली रेखा यानी मुख्य अक्ष है। अब देखिए कि यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी होगी तो इस तरह से, तो यहाँ से जो प्रकाश की किरणें जो आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। यहाँ से जो किरणें आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो हम ये कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात यानी इस दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर के मिलती है वो इस अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। और मुख्य फोकस को हम F से डिनोट करते हैं। क्या बताया मैंने कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अवतल दर्पण के पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है वह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। और अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो देखिए ये उत्तल दर्पण का ध्रुव है, इसका वक्रता केंद्र इसके पीछे होगा। तो ये वक्रता केंद्र है और ये वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा यानी मुख्य अक्ष है। अब ये तो बात अंडरस्टूड है कि प्रकाश इधर से तो आ नहीं सकता, क्योंकि दर्पण के पीछे प्रकाश का तो कोई तुक ही नहीं बनता। तो प्रकाश कहाँ से आएगा, इसी साइड से आएगा। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से किरणें आ रही है। अब देखिए कि ये यहाँ से टकराने के बाद वापस मुड़ जाती है ऐसे। और हमें ऐसा लगेगा कि ये किसी एक बिंदु से निकल रही है। ओके, और वो बिंदु जो है क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो हम लिखेंगे क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वो बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो देखिए कि ये दोनों परिभाषा मैंने इकट्ठी लिख दी है। आपसे अगर अलग अलग पूछे जाए तो आपने अलग अलग कर देनी है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, अगर अवतल का पूछा जाए तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, क्योंकि यहाँ अक्ष में मिलती है, वो अवतल दर्पण का फोकस कहलाता है। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है के बजाय हम क्या कहेंगे, से आती हुई प्रतीत होती है, वह उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक, अगर आपको सीधा मुख्य फोकस की परिभाषा पूछी जाए, उसमें उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की बात ना की हो, तो आप सीधा लिख दें
कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह मुख्य फोकस कहलाता है। अब अगली परिभाषा आती है फोकस दूरी। फोकस दूरी या गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, इसको हम फोकल लेंथ बोल देते हैं। अब देखिए कि ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी है ये क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ध्रुव और फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी। दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अब देखिए कि जो मुख्य फोकस होता है वो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बिल्कुल बीच में होता है। तो देखिए कि यहाँ से P से C तक की जो दूरी है, मुख्य फोकस से वक्रता केंद्र की जो दूरी है, इसको थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर R पढ़ा था। और P से F की जो दूरी है, P से F की जो दूरी है, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? फोकस दूरी पढ़ रहे हैं। तो ये बेशक आप किसी भी दर्पण में ले लें। P से C की जो दूरी है इसको हम क्या कहते हैं? R कहते हैं। और P से F की जो दूरी है उसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो क्योंकि फोकस जो है P और C के बिल्कुल बीच में होता है, इसलिए फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम ये कहेंगे कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, फोकस दूरी यानी स्मॉल f तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। वक्रता त्रिज्या को हम R से डिनोट करते हैं। तो F बराबर R/2, क्योंकि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या आप इसको ये कह सकते हैं कि R बराबर 2, वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो इस सिंपल से फार्मूले पे 1 नंबर का सवाल आ जाता है। जैसे आपके बुक में पेज नंबर 185 पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? क्या दिया हुआ है? वक्रता त्रिज्या आपको दी हुई है। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या यानी R दिया हुआ कितना? 20 सेंटीमीटर। ठीक। और पूछा क्या है आपको? फोकस दूरी अब पूछी गई है। तो हमें पता है कि F बराबर क्या होता है? R/2। तो ये 20/2 सेंटीमीटर में है, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाए। 2 दाएं 20, F आ गया 10 सेंटीमीटर। ओके।